कि अगर आप ग्लोबल नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। The Indian companies are now becoming global. साल 2000 में जब भारतीय समूह टाटा ने ब्रिटेन के विख्यात चाय के ब्रांड टेटली का अधिग्रहण किया था, तब कम ही लोगों ने ये सोचा होगा कि आने वाले सालों में भारतीय कंपनियां विदेशों में बड़े निवेश करेंगी। तब से लेकर साल 2012 तक ये कंपनियां दुनिया के लगभग हर कोने में अधिग्रहण करती आ रही हैं। क्रॉल एडवाइजरी के अनुसार अकेले साल 2012 में भारतीय कंपनियों ने विदेशों में करीब 11 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर कुल 72 अधिग्रहण किए। क्रॉल एडवाइजरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 9 सालों में सबसे अधिक निवेश या अधिग्रहण ब्रिटेन स्थित कंपनियों में किया गया है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अधिग्रहणों के कारण 10 अरब अमेरिकी डॉलर के अधिग्रहण के साथ नाइजीरिया तीसरे स्थान पर है। ऐसे ही 5 अरब डॉलर की राशि इन कंपनियों ने कजाकिस्तान में लगाई है। इसके अलावा ब्राजील, जर्मनी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इटली और ऑस्ट्रेलिया में भी इन कंपनियों ने हिस्सेदारी खरीदी है या अधिग्रहण किए हैं। पिछले साल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से विख्यात हुई लग्जरी स्पोर्ट्स कार एस्टन मार्टिन में दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि बाद में महिंद्रा ने ये कोशिश छोड़ दी, लेकिन ये भारतीय कंपनियों के बढ़ते आत्मविश्वास का एक और नमूना था। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज और कम है अपॉर्चुनिटीज, तो इंडियन कंपनियों को बाहर देखना पड़ रहा है। हमारी ग्रोथ पिछले 2-3 वर्षों में काफी स्लो हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट साइकिल एक तरह से इंडिया में रुक गया है। दूसरा कारण ये है कि भारत की जो ऊर्जा की नीड है, जो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो कम नहीं होने वाली। तीसरा कारण ये है कि दुनिया भर में क्योंकि ग्रोथ स्लो है, तो वहां पे जो कंपनियों के जो दाम हैं वो भी एक ऐसे लेवल पे आ गए हैं जो अब इंडियन कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं। कारण कुछ भी हो, विशेषज्ञ मानते हैं कि ये रुझान आने वाले दिनों में और भी मजबूत होगा। मुंबई नगरी भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन। देसी कंपनियां विदेशों में निवेश जरूर कर रही हैं, लेकिन सभी अधिग्रहण कामयाब नहीं रहे। पिछले साल हवाई अड्डा बनाने वाली कंपनी GMR को मालदीव से बाहर निकलना पड़ा। इसी तरह बोलीविया से जिंदल स्टील को बाहर आना पड़ा। लेकिन इन झटकों के बावजूद विशेषज्ञ कहते हैं कि भारतीय कंपनियों का मनोबल काफी ऊंचा है। जुबैर अहमद, BBC, मुंबई। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं ब्रिटेन में बसे भारतीय चाय व्यापारी नदीम अहमद। नदीम साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है और आपने ब्रिटेन के जो कुछ बड़ी ब्रांड्स हैं जैसे कि ब्रुक बॉन्ड और टाइफू, उनको भी खरीदा है। तो कैसा रहा आपका अनुभव भारत से बाहर कुछ नया करने का? ये उन दिनों आए थे हम जब 25 साल पहले इंडिया में अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड थी, एंड अनलेस यू आर अ टाटा और अ बिरला, अपॉर्चुनिटीज फॉर समबडी हु वांटेड शुरुआत करना वो बहुत डिफिकल्ट था। लाइसेंस राज था, जैसे आपको मालूम है इंडिया में। तो हमने सोचा कि बाहर जाके कुछ कोशिश करते हैं, तो यूके आए। यहाँ आए, छोटी तरह से एक ट्रेडिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया। पहले ट्रेडिंग में गए और फिर जैसा बिजनेस बड़ा होता गया उसमें उसको सप्लाई चेन में आते गए, तो ब्रांड वगैरह की तरफ देखना शुरू किए। तो यूनिलीवर से उन दिनों हमने ब्रुक बॉन्ड और रेड माउंटेन कॉफी दोनों खरीदा। तो अगर आप तुलना करें तो भारत और विदेश दोनों जगह में कारोबार करने में क्या फर्क और क्या समानताएं हैं? अफ्रीका या यूके अगर आप लें, बिल्कुल कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई रेड टेप नहीं है। आप आ जाएं, कल अप्लाई करें, परसों काम शुरू कर दें, देयर आर नो इश्यूज एट ऑल। एज लॉन्ग एज यू प्ले बाय द रूल्स, देयर आर नो इश्यूज एट ऑल। तो आप पिछले करीब 3 दशक से बाहर हैं, लेकिन आपका अभी भी हिंदुस्तान के साथ काफी नाता जुड़ा हुआ है। आप वहां के उद्योग जगत की मानसिकता को समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या विदेश में जो दिलचस्पी है ये जारी रहेगी? लाइफ इज अ लॉट इजियर अगर आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करें, फॉर 2 रीजन। वन इज यू नो द गेम इंटरनेशनली, देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, बाहर क्या हो रहा है। और जो अपॉर्चुनिटीज बाहर हैं, वो अपॉर्चुनिटीज इन दैट लेवल इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया एनीमोर। इंडिया में जो है वो यू हैव टू गो थ्रू वेरियस चैनल्स टू गेट टू दैट लेवल। जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, नोवार्टिस के पेटेंट के फैसले से निराश हैं बड़ी दवा कंपनियां, तो क्या घट सकता है भारत से उनका मोह?
An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, जिंदगी is good, PT Innerwear, PT is good। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई, हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। पाकिस्तान में 11 मई को आम चुनाव होने हैं। फिलहाल चुनाव अभियान ठंडा है, मगर चुनावी गर्मी उसी दिन से नजर आने लगी जिस दिन से चुनावी चिन्ह बंटने शुरू हुए। आखिर चुनाव निशान के मुद्दे पर क्यों खिंची तलवारें, बता रहे हैं इस्लामाबाद से महबूब बाबर। पाकिस्तान में चुनाव क्या हुआ, नेताओं के साथ इस शेर की भी मसरूफियत बढ़ गई। होना तो था ही। शेर नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज का चुनावी निशान है, पर सभी निशानों की ऐसी किस्मत कहां। किसी को सिर्फ चाबी मिली, किसी को ताला, और किसी को तो ताला चाबी दोनों मिल गए, पर उम्मीदवार तैयार हैं। मुश्किल भी होता है बाज़-औक़ात कि पार्टी को जो निशान मिला है वो किस तरह लोगों को जो है अपना मैसेज कन्वे करेंगे। तो अब हम जो है इस ताले के साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि हम जो एक करप्ट सिस्टम है, बदनुवानी है, करप्शन है, उस निजाम पे हम ताला लगा देंगे। पर एक निशान ऐसा है जिसे लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि इसकी इज्जत खत्म हो चुकी है, और वजह वो खुद नहीं बल्कि आए दिन पार्टियां बदलने वाले नेता हैं। जो लोग अपनी पार्टी से वफादारी नहीं करते या वफादारी निभाते नहीं है तो उनको आम जुबान में लोटा कहा जाता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब समझा कि ये लोटे का निशान भी हटा दिया जाए। एक निशान तीर है जिस पर निशाना 3 दावेदारों ने लगाया, और जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। जैसे ही हमारे वकील खड़े हुए, जज साहिबान उठे और उन्होंने उनको एलोकेट कर दिया। मैं समझती हूँ कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन है और मैं इसके खिलाफ हक रखती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ। वैसे तो ये रह गई है बस गरीब अवाम की पहचान, मगर चुनाव में शुजात हुसैन की मुस्लिम लीग क्यू को अपने वोटरों तक पहुंचने के लिए साइकिल ही दिया गया है। चुनाव में बिजली की किल्लत एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में मोहर भले ही साइकिल, बाज, तीर या कबूतर पर लगे, वोटर तो बुझे हुए बल्ब और रुके हुए पंखे को ही याद करेगा। महमूद जान बाबर, BBC न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान चुनाव के रंग, आने वाले दिनों में ऐसी और भी रिपोर्टें होंगी पाकिस्तान से ग्लोबल इंडिया में। फिलहाल आगे है इंटरनेट पर बुलिंग के खतरे, पर भारत में क्या काफी है इससे बचाव के उपाय। लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर।
कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ पहुंचे दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल। हफ्ते भर से उत्तर कोरिया अमेरिका पर हमले करने की धमकियां देता आ रहा है। अमेरिका ने भी गुआम द्वीप पर मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। ताजा तनाव उत्तर कोरिया के अपने बंद पड़े योंगबियोन परमाणु संयंत्र को फिर से चालू करने के बाद शुरू हुआ है। इस साल फरवरी में उत्तर कोरिया ने अपना तीसरा परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उसके खिलाफ प्रतिबंध और सख्त कर दिए थे। बर्मा की राजधानी रंगून से वहां अखबारों की बदलती दुनिया का जायजा लिया बीबीसी संवाददाता जॉनथन हेथ ने। बर्मा में ब्रिटिश राज के समय से ही बर्मी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में आम अखबार छपा करते थे, पर 1964 में सैनिक शासन आने के बाद ये अखबार बंद हो गए थे। अब 50 साल बाद एक बार फिर निजी अखबारों को लाइसेंस दिया गया है और 4 अखबार छपने शुरू हो गए हैं। इन अखबारों ने सरकारी मीडिया से अलग तेवर रखते हुए सरकार की आलोचना भी की है। बर्मा की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भी अपना अखबार शुरू किया है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। मामला स्विस कंपनी नोवार्टिस की एक दवा के पेटेंट का था। फैसले ने कई चिंताएं दूर कर दी हैं तो कई नई चिंताएं पैदा भी कर दी हैं। स्विस दवा कंपनी नोवार्टिस के पेटेंट का मामला सीधा था। कंपनी ने कैंसर की एक दवा बनाई थी, ग्लाइविक। भारत में उसका पेटेंट नहीं हो सका, जिससे दूसरी देसी कंपनियां आराम से यही दवा बनाकर बेच रही थीं। नोवार्टिस ने तब दवा में कुछ बदलाव किए और उसका पेटेंट करवाना चाहा, लेकिन अधिकारियों ने इसे नई खोज मानने से इनकार कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने नोवार्टिस के खिलाफ फैसला सुना दिया और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब चिंता में पड़ गई हैं। I think this will be a concern. ये फार्मास्यूटिकल के लिए चिंता की बात है। ऐसा लग रहा है कि भारत में पेटेंट लेने के मानदंड अब दूसरे देशों की तुलना में और कड़े हो जाएंगे। इस दवा को कोई 50 देशों में पेटेंट मिल गया है, मगर भारत में नहीं। 50 or so countries, but now not in India. चिंता का असल कारण है पेटेंट और गैर पेटेंट दवाओं की कीमतों का अंतर। ग्लाइविक की जिस दवा के पेटेंट का मुद्दा है, उसकी 1 महीने की खुराक की कीमत है कोई 1.25 लाख रुपए, जबकि इसी की वैकल्पिक दवाएं 8,000 रुपए में मिल जाती हैं। और यही हाल उन सारी दवाओं का है जिनके पेटेंट अधिकार बड़ी कंपनियों के पास हैं। रिसर्च कंपनी होती है जो बनाती है सबसे पहले, उसकी कॉस्ट लाखों तक जा सकती है, और जो जेनरिक कंपनी होती है जो उसको कॉपी करके बनाती है, उसको कॉस्ट उसकी हजारों तक में ला सकती है। बड़ी कंपनियां कहती हैं कमाई जरूरी है, क्योंकि ये पैसा नई दवाओं के शोध पर खर्च होता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं बड़ी कंपनियों की भारत में दिलचस्पी कम तो नहीं हो जाएगी। आंदोलनकारियों को ऐसा नहीं लगता। इंडियन मार्केट उनके लिए काफी लुक्रेटिव है। अगर आप देखेंगे काफी लोग यहाँ पर बहुत पैसे वाले हैं और वो यही चाहते हैं कि उनकी दवाइयां उन लोगों में बिके जिनके पास बहुत पैसा हो। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गरीबों या कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी जैसे सेक्स वर्कर्स हुए या ड्रग यूजर्स हुए या जो लोग बहुत ही पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनमें पैसे देने की एबिलिटी नहीं है। फिलहाल एक और जहां नोवार्टिस के फैसले से जेनरिक दवाइयां बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए नए रास्ते खुल गए हैं, वहीं वे दूसरी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक दोराहे पर आ गई हैं, जिनकी दवाओं के पेटेंट विवाद पर अभी फैसला आना बाकी है। पारुल अग्रवाल, बीबीसी। पेटेंट पर फैसले से परेशान बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए। अमी चीनी गो चीनी तुम्हारे ओ गोविंद। ब्रिटेन में बदहाल हुआ HMV पर भारत में आज भी जारी है उसके सुरों का कारोबार। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा, मामा मिया। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप।
राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। हम नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे DTV के सभी हिंदी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। इंटरनेट की दुनिया असीम है। कीबोर्ड पर चलती उंगलियां एक ही पल में एक नई दुनिया में पहुंचा देती हैं। साइबर जगत में दोस्त भी मिलते हैं और दुश्मन भी, जो कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे किसी को परेशान कर उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। साइबर बुलिंग ऐसे ही एक खतरे का नाम है। 12 साल के ध्रुव मनोहर ने जब से होश संभाला है तब से ही वे गैजेट और इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं। मेरे फेसबुक पे 222 दोस्त है, उनके साथ मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूँ, उनके चैट करता हूँ फेसबुक पे, तो मैं बहुत ज्यादा रेगुलरली चेक करते रहता हूँ। सोशल नेटवर्किंग आजकल के बच्चों की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में उनके माता पिता को इस बात की चिंता सताती है कि उनके बच्चे इंटरनेट पर होने वाली विवादित गतिविधियों का शिकार न हो जाएं। बस एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे बेटा नीचे क्रिकेट खेल रहा था, किसी के फोन पे वो फेसबुक यूज कर रहा था, तो उसने लॉग आउट नहीं करा था, और जब उसकी बैटिंग की बारी आई तो किसी बच्चे ने आके लिख दिया था कि वो किसी लड़की को प्यार करता है। तो हमको भी अपोलोजाइज करना पड़ा और बताना पड़ा कि ये इसने नहीं लिखा और ऐसे ऐसे हो गया है। साइबर बुलिंग यानी इंटरनेट पर किसी के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखना, उन्हें शर्मिंदा करना, धमकाया जाना या फिर यूं ही परेशान किया जाना। टेलीनॉर द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक साल 2012 तक भारत में 4 करोड़ बच्चे इंटरनेट पर सक्रिय थे और 2017 में ये आंकड़ा तिगुना होकर 13 करोड़ हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक भारत में 50% से ज्यादा बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं और इनमें से ज्यादातर बच्चों को ये मालूम नहीं है कि इसका सामना कैसे किया जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय कानून इन्हें साइबर बुलिंग से बचाने में कितना सक्षम है। मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में भारतीय कानून पूरी तरीके से अपंग है बच्चों की सुरक्षा के लिए। साइबर बुलिंग को आपको अपने कानून में स्पष्ट तौर पर एक स्ट्रिंजेंट ऑफेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए। कई देशों में साइबर बुलिंग से बच्चों को बचाने के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था है, लेकिन भारत में ऐसा भी कोई इंतजाम नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगर भारत इंटरनेट की तेज रफ्तार को सही सुरक्षा मानकों के साथ नहीं पकड़ पाया तो वो साइबर बुलिंग से रेस हार सकता है। शालू यादव, BBC, दिल्ली। इंटरनेट की दुनिया में बुलिंग के खतरे और अब साइबर जगत और टेक्नोलॉजी दुनिया की नई हलचलें क्लिक के साथ वैभव दीवान। करीब 5 यूरोपीय देशों में टिकट मशीन के साथ छेड़छाड़ कर ग्राहकों को लूटा जा रहा है। ये धोखाधड़ी करने वाले ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे ATM या बस या ट्रेन टिकट की मशीनों में घुसाए जाने वाले क्रेडिट कार्ड्स की जानकारियां उनकी डिवाइस में कॉपी हो जाती हैं। ग्राहकों के अकाउंट की जानकारी फिर उन देशों में से पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है जहां ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए पिन कोड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 1 अप्रैल के दिन तकनीक की दुनिया में कुछ ऐसी अटखेलियां खेली गईं जिसने नेटिजन्स को वाकई अप्रैल फूल बना दिया। ट्विटर ने घोषणा की कि वो ट्वीट्स में वॉवल्स यानी स्वरों के इस्तेमाल पर महीने के $5 चार्ज करेगा, जबकि गूगल ने एक ऐसा सर्च इंजन बनाने का दावा किया जो ब्राउजर को सूंघने की शक्ति देता है। कुछ देर तो इंटरनेट पर इन घोषणाओं की खलबली मची रही, लेकिन फिर जल्द ही लोगों को एहसास हो गया कि इंटरनेट के दिग्गज उनके साथ मस्ती कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह
भारत में घरेलू नौकरों को क्या ब्राजील की तरह मिलेंगे दूसरे कामगारों जैसे अधिकार? और गुलमर्ग हुआ सैलानियों से गुलजार, गर्मियों में नए मेहमानों का इंतजार। संगीत की दुनिया के जाने माने नाम HMV ने जब ब्रिटेन में अपना कारोबार समेटने की घोषणा की तो इतिहास का एक अध्याय जैसे बंद हो गया। मगर उस खबर से धक्का भारत में भी लोगों को लगा, क्योंकि उसकी विरासत भारत से भी जुड़ी है। 1980 के दशक में भारत के RP गोयनका ग्रुप ने इस कंपनी के अधिकार खरीद लिए, मगर HMV के नाम से उसकी पहचान इस कदर जुड़ी हुई थी कि इसके बाद भी लोग इसे HMV के नाम से ही पहचानते रहे। उसी विरासत को टटोलने कोलकाता पहुंचे BBC संवाददाता मुकेश शर्मा। मशगूल होकर ग्रामोफोन सुन रहे निपर नाम के इस कुत्ते की पेंटिंग का नाम था हिज मास्टर्स वॉइस, और इसी पेंटिंग ने म्यूजिक कंपनी HMV को उसका नाम दिया। लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर 1921 में अपना स्टोर खोलकर इस कंपनी ने संगीत प्रेमियों की दुनिया को एक अलग ही रोमांच का एहसास कराया। मगर उससे कहीं पहले HMV की मालिक कंपनी EMI भारत में सुरों की तलाश शुरू कर चुकी थी, और ये सफर भारत में आज भी जारी है, सारेगामा इंडिया लिमिटेड के नाम से। सन 1902 में मेरे ख्याल से एक रिकॉर्डिंग इंजीनियर आए थे लंदन से, फ्रेड गिसबर्ग उनका नाम था। तो वो आए और यहाँ पे उन्होंने काफी आर्टिस्टों को रिकॉर्ड किया, जिसमें बहुत फेमस हुई थी एक नॉच गर्ल, वो नाच गाने का पेशा करती थी, गौहर जान, और उनकी आवाज में भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। गौहर जान की उस आवाज से लेकर आज तक भारत में जितना भी संगीत रिकॉर्ड हुआ है, सारेगामा का दावा है कि उसमें से लगभग आधा इनके पास है। कोलकाता के उनके इस स्टूडियो में HMV के इतिहास के वो हिस्से आज भी महसूस किए जा सकते हैं। पिछले 75 वर्षों में इस स्टूडियो ने भारतीय संगीत जगत के लगभग हर लोकप्रिय नाम की आवाज को कैद और अमर किया है। महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने अपनी हर फिल्म का संगीत यहीं तैयार किया, और उसमें मददगार रहा उनका ये पियानो भी। ग्रामोफोन से कैसेट और फिर कैसेट से CD के रास्ते संगीत ने अब ऑनलाइन का बाजार पकड़ा है। इस बदलाव को अनदेखा करना शायद ब्रिटेन में HMV को महंगा पड़ा, लेकिन भारत में सारेगामा ने उन अनमोल सुरों को बचाने के लिए डिजिटल राह वक्त रहते पकड़ ली। जो हमारी पूरी कलेक्शन है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो फिजिकल कॉपी ऑफ दैट एसेट, उसको हमने बैंक करके रखा हुआ है एक लोकेशन पे। उसके अलावा जितने हमारे गाने हैं उनका सबका डिजिटाइजेशन हुआ है। संगीत की दुनिया भले ही आज डिजिटल हो चुकी हो और इस कंपनी का नाम भी बदल चुका हो, मगर HMV की वो विरासत गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम जैसे नामों के साथ यहाँ आज भी जिंदा है। मुकेश शर्मा, BBC, कोलकाता। भारत में महफूज विलायत की विरासत। फिलहाल लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, सलाम। मैं हूं आयुष्मान खुराना। मैं हूं रोहन सिप्पी। आप देखिए खास बातचीत मेरी रोहन सिप्पी की ऑन द फिल्म नौटंकी साला, ओनली ऑन ETV। नौटंकी साला। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Xiaomi मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो
या फिर विज्ञान जगत का हाल। दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। स्कॉर्पियो। मिशन 2014 के लिए मुलायम ने कसी कमर, निजी स्वार्थ छोड़ पार्टी नेताओं को मिशन पर लगने का फरमान। शिवपाल ने पीएम से की श्री प्रकाश के बर्खास्तगी की मांग, कहा कोयले के दलाल हैं जायसवाल। रोक के बाद गुटखे को लगे पंख, तिगुना चौगुना हुआ दाम, छापेमारी के बावजूद जोरों पर है जहर का धंधा। प्रदेश के कई जिलों में आग का तांडव, गोंडा, शाहजहांपुर, कुशीनगर और कासगंज में मची तबाही। और मिर्जापुर में जहरीली हुई जीवनदायिनी गंगा, करोड़ों खर्च पर पानी फेर रहा है नाले का पानी। नमस्कार, वक्त चलो अपना यूपी का। मैं हूं स्वप्निल और सबसे पहले बात मुलायम सिंह की। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो इन दिनों अपने मिशन दिल्ली को कामयाब बनाने की मुहिम में जुटे हैं। मुलायम सिंह यादव ने संगठन पदाधिकारियों के बाद आज पार्टी के सारे विधायकों के साथ करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक ली। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से बुलाई गई इस बैठक में पार्टी आलाकमान ने सख्त लहजे में विधायकों को चेताया कि मिशन दिल्ली में किसी भी तरह की कोई लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी के इस फोरम में विधायकों ने भी अपने नेता से अधिकारियों और मंत्रियों पर अनदेखी की शिकायत की। मुलायम ने एक बार फिर सबको भरोसा दिलाया कि विधायकों की जायज शिकायत पर जल्द ही कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी विधायकों को तवज्जो देने का वादा दोहराया। कुछ प्रत्याशियों के लचर आचरण की बातें बैठक में उठी। पार्टी ने ऐसे लोगों को सुधरने की चेतावनी दी है और जल्द ही प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर बात करने का भरोसा दिलाया, लेकिन ये बात साफ कर दी कि अनावश्यक किसी का टिकट बदला नहीं जाएगा।
कोई मंत्रियों के बारे में कोई बात नहीं हुई, केवल